अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक और आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर की, हर खातून की, हर मर्दों ख़वातीन की ज़रूरत समझा जाता है। अब हम अपना ख्याल उस तरह से नहीं रख पाते हैं जैसे कि हक बनता है। हम अपनी स्किन को उस तरह से नहीं ख़ास समझते हैं जैसे हमें लगता है कि हमारे बाल ज़रूरी हैं, हमारी खुराक ज़रूरी है, हमारा नाश्ता ज़रूरी है। और हम ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तमाम उम्र करते हुए आए हैं जिससे हमें लगता है कि हम अपनी स्किन को हेल्दी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस दौर में दाखिल होते हैं तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं। हमारी माएँ अगर हम देखें तो अपने फेस पर कभी सोच भी नहीं सकती थी किसी एसिड का इस्तेमाल करें, अपने फेस पर कोई सुई लगवाएं, कोई ऐसे लेज़र ट्रीटमेंट्स लें। लेकिन हमने वो रिस्क लिया है और जैसे जैसे जदीद दौर आता गया है, हमारे ट्रीटमेंट्स, हमारे इलाज, ये सब चीज़ें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती जा रही हैं। लेकिन इनमें भी बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि हमारे लिए इनमें भी क्या बेहतर है। वो लोग जो सिर्फ़ एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते थे, वो भी देसी घी, मक्खन के साथ, उनकी स्किन भी खूबसूरत है। अब इतने प्रोसीजर्स करवाने के बाद भी अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट ले लिया जाए, उससे भी हमारे स्किन पे जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, वो भी हमारे सामने होते हैं। अब हमें वो लफ्ज़ों का, वो टर्म्स का वो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी स्किन जो है वो थिन हो रही है, फाइन लाइन्स आ रही हैं, हमारी जॉ लाइन नहीं बन रही है, हमारी डबल चिन हो रही है। ऐसे बहुत सारी बेशुमार टर्म्स हैं जिससे हमें लगता है कि ये सब चीज़ें कब हुई हैं। तो उसको हम ट्रीट करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से अपने सामने लाने के लिए ऐसे बेशुमार प्रोसीजर्स करवा रहे हैं। अगर हमें ऐसे नहीं भी ज़रूरत है, हमारी स्किन हेल्दी है, हमारी स्किन पर कोई स्कार मौजूद नहीं है, लेकिन हम रील स्क्रॉल करते हुए कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट लगी है कि आप 3,000 रुपये में अपना फेशियल करवाएं, 1,000 रुपये पे अपना लेज़र करवाएं। तो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं बगैर कंसल्टेशन और बगैर उन सब चीज़ों के। इन तमाम चीज़ों का आज हम अहाता करेंगे और जानेंगे हमारी स्किन के लिए क्या चीज़ें मुनासिब हैं और आजकल के दौर में जो नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं वो किस हद तक मुफीद हैं और किन लोगों को करवाने चाहिए। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर माहम इजाज साहिबा ने, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया माहम हमें ज्वाइन करने के लिए और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी थैंक हैं। यू सो मच। अच्छा माहम, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो कि अ, जिनको देखने में ऐसे लगता है कि उनकी स्किन हेल्दी है, उनकी जीन्स अच्छे हैं, उनको ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, या फिर वो हल्की सी कोई भी अगर अपनी नाइट केयर रूटीन या फिर अपनी स्किन का ख्याल रख लें, धूप से बचा लें, तो वो बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर भी वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बेशुमार लोग होते होंगे जो डेली बेसिस पर आप जिनको डील करती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड आ गया है। हाँ। लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और वो उस पे देख रहे हैं कि अच्छा ये सेलिब्रिटी है या कोई ऐसी चीज़, ऐसे लोग जो वो करवा रहे हैं फेशियल्स, तो वो ये चीज़ अपने पर भी इम्पेक्ट करते हैं विदाउट हाँ। नोइंग कि उनकी स्किन किस तरह की है, उनकी स्किन कंडीशन क्या है, टाइप क्या है, और वो चाहते हैं कि मुझे भी इस सेलिब्रिटी जैसा दिखना है। तो ये जो उनके अंदर एक समझने के एक ख्वाहिश आती है, वो उनको एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ लेके जाती है। और फिर वहाँ जो है हम लोग विद डॉक्टर्स उनको गाइड करते होते हैं कि क्या उनकी स्किन के लिए बेहतर है और क्या नहीं है। आइदर उनको एस्थेटिक प्रोसीजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर नहीं भी लेना तो वो कैसे अपनी स्किन केयर करके अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। ट्रूली इस तरह से। अच्छा, रिसेंटली मैंने अभी कल ही पोस्ट देखी है दनानीर की, शायद आपकी नज़रों से भी गुजरी हो। तो उन्होंने अपनी जो अपनी फेस कंडीशन है वो अपनी दिखाई है कि उनकी अच्छी स्किन जब थी तब उनकी कैसी थी, और जब उनकी स्किन पर एक्नी, दाने, ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं तो वो भी उन्होंने पोस्ट किया है। तो अब उसमें आ जाता है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट्स भी शामिल हैं और आपकी स्किन ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह से रहे। मौसम एग्जैक्टली। चेंज होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं ख़वातीन के, तो कहीं ना कहीं स्किन रिएक्ट करती है। लेकिन एक कंसेप्ट बनता जा रहा है फ्लॉलेस कोरियन स्किन। इसका क्या कहेंगी, जो ये हमें सबको है कि हमारी स्किन इस तरह से हो जाए, ग्लास स्किन हो जाए। एग्जैक्टली लाइक मेरे अपने क्लिनिक पे भी बहुत लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ग्लास स्किन चाहिए। तो ग्लास स्किन इज़ अ टर्म। हम वो चाहते हैं कि एक कोरियन स्किन, बेसिकली ग्लास स्किन जो है वो एक कोरिया से निकला है कि कोरियन की स्किन बहुत अच्छी थी। हाँ। बट हमें ये समझना होगा कि ये जीन्स हैं, हम्म। सबके जीन्स डिफरेंट होते हैं। तो उनके जीन्स कोरियन के थोड़े डिफरेंट हैं, उनका पॉपुलेशन, वहाँ पॉल्यूशन, वहाँ इन्वायरमेंट सब कुछ उनकी डिफरेंट डाइट, है। उनकी ये सब चीज़ें मुख्तलिफ है एग्जैक्टली सब हमारे कुछ से। डिफरेंट है। हमारे यहाँ सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारी डाइट डिफरेंट है। तो ये सब कुछ करके हम कोरियन स्किन सेम टू सेम नहीं अचीव कर सकते, बट हम
सर्टेन प्रोसीजर्स या सर्टेन स्किन केयर के साथ उसको अवेल कर सकते हैं, बट नॉट जैसे अगर आप कहें कि हमें इसका बिल्कुल रेप्लिका सेम टू सेम चाहिए, सेम टू सेम इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आपके जीन्स चेंज नहीं हो सकते। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ें होती जा रही हैं, हम बात करते हैं एक्सोसोम्स के हवाले से। अब हम पहले कभी देखते थे कोई भी ट्रीटमेंट्स आ रहे होते थे ना, तो उसके कुछ ना कुछ टूल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप घर बैठ कर ये ट्रीटमेंट कर लें। अब एक्सोसोम सीरम्स आ रहे हैं कि आप जो है ट्रीटमेंट ना करवाएं, एक्सोसोम जो सीरम्स है ना, उसका इस्तेमाल आप नाइट केयर रूटीन में करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो जानते हैं बेसिकली ये है क्या और इसका क्या इलाज है और किन लोगों को करवाना चाहिए? सबसे पहले तो एक्सोसोम्स हैं क्या चीज़। ये बिल्कुल। बेसिकली समझ लें कि एक स्मॉल वेसिकल्स हैं जो कि स्टेम सेल से ड्राइव हुए हैं। ओके। स्टेम सेल्स प्लेसेंटा का भी हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का भी हो सकता है, बेसिकली ह्यूमन ड्राइव्ड, और फिर कुछ प्लांट बेस्ड भी होते हैं। ये इनकी सोर्सेज हैं जहाँ से ये आए हैं। फिर ठीक वो है। लैब्स में प्रिपेयर होकर वो हमारे पास आते हैं एक वॉइस की शक्ल में, ठीक है। अब वो एक्सोसोम्स का तरीका है कि उसको हमने कैसे लगाना है। वो ओके। सीरम्स के ज़रिए हमारे स्कैल्प के अंदर नहीं जा सकता, वो थ्रू इंजेक्शन ही जा सकता है। यहाँ पे अवेयरनेस ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना वो बिल्ट हो रहे हैं एक्सोसोम सीरम्स के नेम से। देखिए, सीरम्स, ऑयल्स, शैम्पूस सिर्फ स्कैल्प पर रहते हैं। वो ओके। स्कैल्प के अंदर, देखिए हमारा हेयर जो है उसका बल्ब बहुत नीचे डर्मल लेयर पे होता है स्किन के, वहाँ कोई भी सीरम, कोई भी ऑयल, कोई भी शैम्पू नहीं जा सकता। तो ओके। एक्सोसोम्स, जब एक्सोसोम्स का काम क्या है, ये एक समझ लें कि स्मॉल वेसिकल्स हैं जिसमें पेप्टाइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। उन्होंने एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करवाना है। वो कम्युनिकेशन ऊपर ऊपर से तो हो नहीं सकते, उसको हमें डीप डाउन जाना होगा। तो वो डीप डाउन ही ये वर्क हो सकता है, वो ऊपर नहीं हो सकता। सही हो गया। अब हम आते हैं एक्सोसोम्स, जैसे आपने कहा कि प्लांट बेस्ड भी होते हैं, तो उसको कैसे हम इंजेक्ट करते हैं, किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है और कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स? देखिए, एक्सोसोम्स नो डाउट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपके बेसिकली ब्लड या आपके जैसे पीआरपी है जिसकी तरफ हम बाद में आएंगे, उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो जब वो हम इंजेक्ट करते होते हैं आपके स्कैल्प के अंदर, तो ये हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब जितने हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते जाएंगे उतना ज़्यादा ब्लड फॉर्मेशन हो रही है, उतना ज़्यादा अच्छा हेयर ग्रोथ हो रहा है। सही हो गया। अब आज फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया है या कंप्लीट हेयर लॉस भी हो गया है। पहले बाल थे वहाँ, अब चले गए हैं, तो वहाँ एक्सोसोम बहुत अच्छा वर्क करेंगे। बट अगर कहीं बाल नहीं थे, पहले भी नहीं थे, कुछ केसेस के अंदर, जेनेटिक केसेस के अंदर बचपन में फॉर एग्जांपल बाल नहीं आते थे, उस पर एक्सोसोम वर्क नहीं करेंगे बिकॉज दे नीड दैट फॉलिकल के रूट्स वहाँ प्रेजेंट हों ताकि वो उन हेयर को ग्रो कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो 35 या फिर आजकल तो अर्ली एज में जिनके बाल कम हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट है, वो इट्स करवा वेरी गुड सकते हैं। ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। तो उसके लिए इफ़ेक्टिव कितना है ये? कितने प्रोसीजर्स लेने पड़ते हैं इसके और ये कितना कॉस्टली है? अच्छा, हम इसमें एज सच देख के नहीं बता सकते कि वन प्रोसीजर, वन सेशन, टू सेशंस, थ्री सेशंस, हम ऐसे नहीं देख सकते। हमें पहले उनकी हिस्ट्री लेनी होगी। इफ़ इट इज़ जेनेटिक तो हमें ज़्यादा सेशंस रिक्वायर्ड होंगे बिकॉज समथिंग इज़ आपके जीन्स में, आपके पेरेंट्स में थी, वो आप में भी चलती आ रही है। तो उसको टैकल करने के लिए हमें ज़्यादा एक्सोसोम्स इंजेक्ट करने होते हैं, उसमें और भी सारे प्रोसीजर्स आ जाते होते हैं। तो हम उनको देखते हुए, उनकी हिस्ट्री देखते हुए, अगर फॉर एग्जांपल जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है तो उन लोगों के अंदर थोड़े कम एक्सोसोम्स इंजेक्ट होंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल, जिनका हम पहले से हिस्ट्री लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनकी कंडीशन कैसी है, हुँ। हेयर फॉल कितना ज़्यादा हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि वो कितने हेयर, मतलब वो कितना चाहते हैं कि कितना अच्छा उनका हेयर ग्रो वॉल्यूम हो जो जाए, है वो कितना आ सके, वॉल्यूम आ हाँ। जाए। तो उसके लिए फिर वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। कुछ में ज़्यादा सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ में कम सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इसके लिए किसी बहुत सारे लोग जिनका पैच बनना शुरू हो जाता है ना मर्दों का इस बैक वाले एरिया पर, तो उस पैच को कवर करने के लिए सिर्फ उतने हिस्से पर एक्सोसोम्स जो है हम इंजेक्ट करते हैं या पूरे हम एरिया पे? सो ये जो पैच आप कह रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ओके। ठीक है, वो क्यों होता है? वो मेल के अंदर एक डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उसकी वजह से ये पैच आ रहा होता है। ओके। ये एलोपेशिया, ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी फीमेल में हो भी, सकता है, ओके। दोनों में होता है। तो अब अगर वो पैचेस बन रहे हैं तो हम ये नहीं है कि एक्सोसोम जस्ट उस पैच में करेंगे, हम ओवरऑल और उसको पूरे ट्रीट उनके करेंगे। स्कैल्प में करेंगे।
ताकि क्योंकि इन्होंने ओवरऑल हेयर को स्टिमुलेट करना है, हेयर फॉलिकल्स को न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशन करवानी है, तो वो ओवरऑल होगा। फिर उनका जहाँ से फॉर एग्जांपल वीक हो रहे थे रूट्स, वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और जहाँ बिल्कुल ही पैच बन गया था वहाँ भी न्यू हेयर आएगा। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मेरी एज 40s में आ गया हूँ मैं या 50s में आ गई हूँ मैं, तो अब जो है मेरे जो बाल हैं वैसे ग्रो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। लेकिन एक्सोसोम्स के बाद इसका एज से कोई इंटरलिंक है कि इस एज के बाद उस तरह से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपको, या डोनर अगर आपका अच्छा हो उस एज में भी तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं? अच्छा, इट डिपेंड्स कि आपके हेयर फॉलिकल्स कितने वीक हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपकी विद एज के साथ बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो देन उसमें एक्सोसोम्स के रिजल्ट भी आहिस्ता आहिस्ता लेट या आएंगे। अगर आपको डायबिटीज है उससे भी कोई असर एग्जैक्टली पड़ता है? देखिए, उसमें भी हीलिंग स्लो हो जाती है शुगर के हाँ। अंदर। तो उसमें क्या चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एज के पर्सन को हम 2 एक्सोसोम्स कहते हैं कि आप लगवाएं, तो वो पर्सन जिनकी एज ज़्यादा है, जिनका हेयर फॉल ज़्यादा है, जिनमें हम देख रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री भी कुछ इस तरह की है, ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं है, ज़्यादा हम्म। स्ट्रेस लेवल्स हैं, और जेनेटिक में भी है, तो फिर उनके भी एक्सोसोम्स ज़्यादा लगेंगे और उनका ओके। रिस्पॉन्स भी स्लोली आएगा। तो इसमें कोई क्वालिटी भी होती है कि अगर आपको लगता है, क्योंकि जैसे लेज़र मशीन्स हैं इनमें क्वालिटी होती है, तो इसमें भी कोई क्वालिटी होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कम कॉस्टली करके पैकेजेस बनाकर उसको होता है कि आप ये करवा लें ट्रीटमेंट, तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए? सो बेसिकली क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी क्वालिटी एक्सोसोम्स की ओरिजिनल है तो वो वर्क करेंगे, अगर वो ओरिजिनल नहीं है वो वर्क नहीं करेंगे। तो उसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? एक अच्छा, आम इंसान, एक आम पेशेंट वो कैसे पता कर सकता अच्छा, है? उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। बेसिकली ये पीछे वेंडर्स हैं, वो कहाँ से उसको लेकर आ रहे सोर्स हैं, कहाँ से हो रहा सोर्स है? कहाँ से हो रहा है। अगर वो डॉक्टर्स या वो जो कि क्लिनिक्स हैं वो ओरिजिनल सोर्स से मंगवा रहे हैं, तो फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे। अब मार्केट के अंदर आप अगर इसके प्राइस की तरफ आएँ, तो एक्सोसोम्स लाख 1 लाख तक भी हैं, और कुछ एक्सोसोम्स आपको 20,000 के हाँ, भी मैंने देखा मिलेंगे। है 35,000 रुपए में वो एक दे रहे हैं सेशन, आप एग्जैक्टली, ये करवा सकते हैं। लाइक मेरे पास में पेशेंट्स आते थे, वो मुझे कहते थे कि आप 1 लाख तक का दे रही हैं और एक जगह पे तो हमें 20,000 का कहा है। तो और फिर मैं उनसे पूछती थी सोर्स क्या है, तो वो कोई इटालियन है, ये है, वो है, तो वहाँ से मुझे समझ आ तो जाती थी। बेस्ट सोर्स कौन-सा होता है? जैसे अगर हम कोई दाँत लगवाने जाते हैं, हमें पता होता है ये जर्मन है, ये कौन-सा है? एक्सोसोम्स का जो बेहतरीन सोर्स है जहाँ पे आपको लगे ये क्वालिटी वहाँ से है, तो वो क्या है? अच्छा, बेस्ट सोर्स जो है वो ये होता है कि आप कहाँ से मंगवा रहे हो, वो ओरिजिनल लैब्स में प्रिपेयर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके। वो बेशक पाकिस्तान में भी अगर इस तरह की लैब्स हैं और वहाँ से वो ओरिजिनल सोर्स है, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन ड्राइव्ड होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से आ रहा है, प्लेसेंटा से आ रहा है, वो अगर पाकिस्तान में भी वो प्लेसेंटा से बनाने लग जाएंगे तो वो पाकिस्तान का बेस्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली हाँ। तो वो तो वैसे अभी ही तक जैसे फॉर पाकिस्तान एग्जाम्पल में कोई बना रहा है ऐसे कोई कंपनी या मे इस पे काम शुरू हुआ है? माइट भी अगर वो कर भी रहे हैं, तो बिकॉज़ हमारे पास इधर उस तरह की लैब्स नहीं नहीं है। मौजूद, तो वो अचीव नहीं हो सकता रिज़ल्ट अभी इधर। ठीक है, लेकिन यूएसए के अंदर, यूएस में, कोरियन में वो लोग बहुत अच्छे एक्सोसोम्स बना रहे हैं, और अगर आप वहाँ से ओरिजिनल सोर्स करवाते हो तो उनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सही